Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. And in today's class, we are going to learn about force and pressure for class 8. Alright, so this lesson will be based on the NCERT and it is ideal for your CBSE boards. Okay, so now let us begin with our session और देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं from the word force. क्या है ये फोर्स? फोर्स इज बेसिकली इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वो पुश या पुल को एक्सपीरियंस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज फोर्स. इसका एसआई यूनिट क्या है फोर्स का? एसआई यूनिट का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसका क्या यूनिट है. एंड दिस इज योर न्यूटन. न्यूटन जो है साइंटिस्ट के नेम पर इसका एसआई यूनिट मिला था. न्यूटन सर आइजैक न्यूटन जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम फोर्स की डिस्कवरी करी थी और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ वी हैव लर्न दैट कि फोर्स जो है इट इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? दैट इज न्यूटन. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एन. कॉज क्या है फोर्स की? सो देखो फोर्स एक्चुअली में हो क्यों रहा है. जब भी कोई फोर्स अप्लाई करते हैं हम तो क्या होता है? दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होता है. ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि किसी भी जगह पे फोर्स के लगने के लिए वी रिक्वायर एन इंटरैक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू बॉडीज. ये दो बॉडीज है, इन दोनों के बीच में ये इंटरैक्शन होना जरूरी है टू हैव द फोर्स, टू गेट द फोर्स. सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट कोई भी इंटरैक्शन जो एक बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है इससे क्या आपका जनरेट होता है? इट रिजल्ट इनटू अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. Let us suppose an example. There is a person. अगर ये आदमी इस कार के पीछे नॉर्मली से हाथ बांध के खड़ा हो जाए तो क्या होगा? कार मूव नहीं करेगी. But if this person is pushing this car, then this car will start moving in this direction. That means कि जब इस person ने इस कार के साथ interaction किया तो क्या हुआ? आपका force अप्लाई हुआ और यही फोर्स है जो क्या है? एक पुश या पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. आई होप इट इज क्लियर. फोर्स जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सो फोर्स जो है आपका, जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स हो जाती है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन क्या है फोर्स की और इसका मैग्नीट्यूड क्या है. यानी कि वो किस डायरेक्शन में उस कार पे फोर्स लगा रहा है और कितना ज्यादा वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, बहुत ज्यादा या बहुत कम इस पे भी डिपेंड करता है. एज अ रिजल्ट आपका टोटल नेट फोर्स या स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आता है. जब फोर्स सेम डायरेक्शन में होती है तो इनको हम ऐड कर देते हैं. जब फोर्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो जो नेट फोर्स निकलता है वो उसके डिफरेंस से आता है. इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मैथ्स का यूज देखेंगे. ये साइड में देख लो, आप सब लोगों ने ग्राफ देखा हुआ है. ऐसा होता है, यहाँ पर आपका y एक्सिस होता है, यहाँ पर आपका x एक्सिस होता है. राइट, x एक्सिस और y एक्सिस में भी टुवर्ड्स दिस साइड यू हैव ऑल द पॉजिटिव नंबर. ऑन द y एक्सिस दिस साइड यू हैव अ पॉजिटिव नंबर. ओवर हियर यू हैव द ओरिजिन. नीचे की तरफ बात करें तो इधर क्या है आपका? नेगेटिव y एक्सिस. इधर क्या है? नेगेटिव x एक्सिस. सिमिलरली हम अपने फोर्स को भी ऐसे ही कंसीडर करेंगे. अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है so it is becoming your positive. ठीक है, इसी ग्राफ में ही समझ लेना. अगर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव. फोर्स अगर अपवर्ड्स है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. फोर्स अगर डाउनवर्ड्स है तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, इजी रहेगा आपको याद करने में, इसीलिए हमने इसे ग्राफिकल मेथड से करा है. साइन कन्वेंशन आप उल्टे भी ले सकते हो, बट जो भी आप साइन कन्वेंशन लोगे उसी के अकॉर्डिंग अपना रेट या रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करोगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक केस 1 दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को. ये जो केस 1 है, इधर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देयर आर 2 पर्सन हु आर मूविंग दिस रोप और यहाँ पे देयर आर 3 पर्सन हु आर मूविंग दिस रोप. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? टग ऑफ वॉर हो रही है. जो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लेगा वो क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा. और आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक तीसरा पर्सन और है
तो ये शायद ज्यादा फोर्स अप्लाई कर ले और ये टग ऑफ वॉर जीत सकता है। ऑल राइट, केस 2 भी देखते हैं। दो पर्सन हैं, ये दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू पुश द टेबल। ये क्या कर रहा है, इधर धक्का मारा ताकि टेबल इधर को पुश हो जाए। दिस पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स ओवर हियर, तो क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट आपका टेबल कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज जस्ट योर एग्जांपल ऑफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स। नाउ द टू पर्सन दे आर अप्लाइंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है, अब दोनों ही इस वाली डायरेक्शन में लगा रहे हैं। माइट बी अब आपका टेबल इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं फोर्सेस को कि हम कैसे कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जब आपका फोर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है F1 एंड F2, व्हेन दिस टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या है आपका, सम है इन दोनों फोर्स का। सो F नेट विल बी योर F1 प्लस F2। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज F2 माइनस F1। ऑलराइट, नेट फोर्स जो है हमेशा डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट पे कैसे फोर्स लग रहा है। लेट अस टेक वन एग्जांपल ओवर हियर टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ बॉक्स, ओके। इस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है 5 न्यूटन, इस डायरेक्शन से ही फोर्स आ रहा है 15 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा आपका F1 F2 नेट फोर्स कितना आ जाएगा, दोनों का समेशन करना है। दोनों कौन से एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, +5n प्लस 15n, इट विल मेक योर +20n, यानी कि जो नेट रिजल्ट आएगा आपका फोर्स वो किधर मूव करेगा, 20 न्यूटन राइट वर्ड्स मूव करेगा। ठीक है, एक और केस लेते हैं, केस नंबर 2 देखो। इधर से आ रहा है 5 न्यूटन, इधर से आ रहा है 15 न्यूटन। तो अब क्या हो जाएगा, सेम चीज है, एफ नेट कितना हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो दिस विल बिकम योर -5 प्लस -15। दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -20 न्यूटन। दैट मीन्स द नेट फोर्स इज एक्टिंग 20 न्यूटन इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर है आपका सिमिलरली, इधर से आ रहा है 5 न्यूटन, इधर से आ रहा है 15 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका 20 न्यूटन डाउनवर्ड्स हो जाएगा। अब इधर से आ रहा है फोर्स 5 और 15 का ही ले लेते हैं, सो इट विल बिकम 20 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। ये बॉक्स है, इधर से आ रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से आ रहा है 15 न्यूटन का फोर्स। अब देखो 5 न्यूटन किधर आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, -5 प्लस 15 न्यूटन किधर जा रहा है, प्लस एक्सिस में, तो अब क्या हो जाएगा, -5 प्लस 15, इट विल गिव यू 10 न्यूटन। और साइन किसका है, प्लस का, यानी कि ये प्लस वाली ये वाली डायरेक्शन थी, तो इट विल बिकम योर 10 न्यूटन राइट वर्ड्स। ठीक है, वेरी इजी, यू कैन इजीली नाउ कैलकुलेट दिस। और एग्जांपल भी दिखा दूंगी सॉल्व करके। इफेक्ट ऑफ फोर्स देख लो ऑन अ ऑब्जेक्ट, क्या क्या ये इफेक्ट ला सकती है। फोर्स जो है आपके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है, ठीक है, इसको क्या कर सकती है, फोर्स अप्लाई होके ये मूविंग स्टेट में आ सकता है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको क्या कर सकती है, फोर्स रोक सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, और उसके शेप को भी चेंज कर सकती है। ऑल राइट, अब एक छोटा सा केस और डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। दिस इज अ बॉक्स, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, एफ नेट निकाल लेंगे इजीली, कितना आएगा, दिस विल बिकम योर +5 प्लस दिस विल बिकम योर -5। एफ नेट कितना आया, 0। ऑल राइट, एक और केस देखो।
5 न्यूटन, इधर से आ रहा है आपका 10 न्यूटन। एफ नेट कितना हो जाएगा, +5 प्लस -10, it will become +5 -10 and it will give you -5 Newton. That means 5 Newton towards the leftward direction. जिस केस में आपका F net 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ऐसी फोर्स जो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई, जैसे हमारा केस 2 में हुआ था। ठीक है, ऐसी फोर्स जिसमें आपका F net जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें आपको एक रिजल्टेंट देखने को मिलता है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को किसी एक डायरेक्शन में पुश या पुल करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, what is the necessary condition for the force to take place, what are resultant force, what are balanced force, what are unbalanced force, and what are the different effects of force on an object. All right, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट जो है ये किसमें है, आपका रेस्टिंग स्टेज में है, तो इसको क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये बॉल है, गोलकीपर ने बॉल को रोक लिया तो उसने फोर्स लगाई और आपको मूविंग ऑब्जेक्ट से वो स्टॉप पे हो गया। हम साइकिल चलाते हैं तो वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? अगर ये मूव कर रहा है तो जब हम साइकिल चलाते हैं हम क्या करते हैं, फोर्स लगा के इसे चेंज कर सकते हैं। बैटमैन जब बॉल को हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन से वो उसे चेंज कर देता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब हम डो को क्या करते हैं, आटा जब बेलते हैं तो वो क्या करते हैं, हम शेप को चेंज कर रहे होते हैं। जब आप क्ले से खेल रहे होते हैं उस समय पे आप शेप चेंज कर रहे होते हैं, या बॉक्सर जब अपने बॉक्सिंग बैग पे पंच करता है उस समय पे आपका ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो पिक्चर है यहाँ पर एक लड़की है जो दीवार पे धक्का लगाने की कोशिश कर रही है, बट ये जो बॉल है ये मूव नहीं कर रहा है। व्हाई? क्योंकि ये जितना फोर्स अप्लाई कर रही है वो क्या है, दैट इज नॉट सफिशिएंट, है ना। वॉल को मूव करने के लिए ये इतना फोर्स नहीं लगा पा रही है कि आपका जो वॉल है वो मूव कर जाए। सो फ्रॉम हियर हमें क्या पता चला कि जो हमारा फोर्स है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सके। इसके लिए आपका फोर्स अप्लाइड जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा मांग रहा है। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि फोर्स जो है वो हमेशा ही किसी भी स्टेशनरी या ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको मोशन में लेकर आए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने तरह के फोर्स होते हैं? तो बच्चों देखो, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या कौन कौन से फोर्स है ये? दीज आर योर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, ऐसा फोर्स जिसमें आपके ऑब्जेक्ट जो है आपस में कॉन्टैक्ट में है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो ऐसे फोर्स जिसमें ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। कॉन्टैक्ट से मीनिंग ही यही है कि दोनों बॉडी आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट में है, यानी कि कनेक्शन में है। इसके एग्जाम्पल है आपके पास मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इनके बारे में भी डिटेल देखते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके पास आता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपस में कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, ठीक है, कोई टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को, कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओवर हियर। सो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द ग्रेविटी, ये सब आपके क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। सो इसके बारे में डिटेल एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स आर द फोर्सेस दैट आर एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसमें 2 चीज आती है आपकी, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स जब हमारी बॉडी की मसल्स जो है फोर्स को एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू पिक अप अ बकेट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हम इसको एक तरह से इनविजिबल फोर्स मान सकते हैं जो कि स्लो डाउन करती है थिंग्स को या प्रिवेंट करती है थिंग्स को फ्रॉम द मूविंग। लेट अस सपोज यहाँ पर एक बॉल है, ये रेस्टिंग स्टेज पर है, क्यों है, क्योंकि इस पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये एक तरह का फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which is going to slow down the things or prevents the thing from moving। ये हमेशा अपोज करता है मोशन को।
फिर आता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर हम बात करें, ऐसे फोर्सेस जो कि एक्सर्ट करते हैं बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है, दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, स्टिल दे आर हैविंग एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। तीन तरह की फोर्स है इसमें, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक की बात करते हैं, ऐसी फोर्स जो कि एक्सर्ट करी जाती है बाय द मैग्नेट ऑन सर्टेन मेटल्स सच एज योर आयरन, ठीक है, आप लोगों ने बचपन में बहुत खेला है मैग्नेट से, तो वो क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ऐसा फोर्स जिससे आपकी अर्थ जो है पुल करती है हर चीज को टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, ऐसा फोर्स जो कि एक्सर्ट करा जाता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे अभी। मस्कुलर फोर्स जो है एक्सर्ट करा जाता है बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हम मस्कुलर फोर्स को कहाँ यूज करते हैं, फॉर आवर वेरियस एक्टिविटीज, जैसे एनिमल्स भी इसे यूज करते हैं, लाइक बलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, इन सब में आपने देखा है कि ये लोग क्या करते हैं, आपके कार्ट को पुल कर रहे होते हैं यूजिंग द मस्कुलर फोर्स। ऑल्सो डंकी, एलिफेंट, ये सब आपके मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क। हम लोग भी यूज करते हैं, साइकिलिंग में यूज कर रहे हैं, हाई जंप में यूज कर रहे हैं, लॉन्ग जंप में यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्सेज के। टॉकिंग अबाउट योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा फोर्स जो कि अपोज करता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। फॉर एग्जांपल, जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं उस समय बॉल जो है रोल करते करते धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, राइट, रेस्ट पर आ जाती है, वो क्यों होती है, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑल्सो जब हम अपना साइकिल में पेडल करना बंद कर देते हैं उस समय आपकी साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, राइट, क्यों रुक जाती है, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसमें आता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो कि एक्सर्ट करा जाता है बाय द मैग्नेट, इसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। जैसे आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाए तो क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर इस वाले का साउथ है इसका नॉर्थ है तो ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर मैं सेम पोल को ले आऊं तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा आपने और क्या देखा है कि जब हम किसी मैग्नेट को आयरन और स्टील पर लेकर आते हैं तो वो क्या करता है, आपका उसको अट्रैक्ट करने लगता है, राइट, बिकॉज इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन टू ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो कि एक्सर्ट करा जाता है बाय द अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजों को अपने तरफ खींचती है हमारी जो अर्थ है, इट इज गोइंग टू पुल ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉइन को फ्लिप किया, वो क्या होगा, सीधा नीचे आ जाएगा। पेन जो है अगर गिर जाए तो वो नीचे आता है, बॉल, किसी बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जो आपके फ्रूट्स है, लीव्स है, ये सब क्या होते हैं, जब वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द प्लांट, दे आर गोइंग टू फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड। जो पानी फ्लो करती है वो कहाँ फ्लो करती है, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली जो बारिश होती है वो भी नीचे की तरफ आती है। सब किसका एग्जांपल है, ऑल ऑफ देम आर योर एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मूविंग ऑन टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, एक ऐसा फोर्स जो कि एक्सर्ट करा जाता है बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज्ड बॉडी है, इसके पास कुछ चार्ज आ गया है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और ऑब्जेक्ट है, उसमें पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर क्या पता वो अनचार्ज्ड हो, कोई चार्ज ही ना हो, तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लिया, उसको मैंने रब कर दिया है, नाउ ये क्या कर सकता है, आपके पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बचपन में करा भी होगा कि स्केल को अगर हमने बालों पे रब कर ले, उसके बाद वो क्या करता है, पीसेज ऑफ पेपर को रब करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कमिंग टू योर प्रेशर, क्या होता है प्रेशर, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत अपने डेली लाइफ में सुना भी है कि यार बहुत प्रेशर है। क्या प्रेशर है, किस चीज का प्रेशर है, तो प्रेशर होता क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। किसी भी फोर्स जो पर यूनिट एरिया पर अप्लाई हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, प्रेशर को हम सिंपली लिखेंगे फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल एरिया, ठीक है, जिस भी एरिया पे आपका फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या रहेगी, फोर्स का यूनिट सबको पता है न्यूटन, एरिया का यूनिट पता है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे आपको पास्कल भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? पास्कल जी ने करी थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम के ऊपर ही इसका यूनिट भी है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पीए से। सो इधर आपको प्रेशर की यूनिट क्या मिल जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, या फिर आप इसे पीए की फॉर्म में भी देख सकते हो। ये तीनों ही क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? आपका प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। टॉकिंग अबाउट प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशन है? देखो, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि प्रेशर जो है वो क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है और एरिया क्या है। जितना ज्यादा आपका फोर्स होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इफ आई इंक्रीज द फोर्स, प्रेशर विल इंक्रीज। इफ आई डिक्रीज द फोर्स, प्रेशर विल डिक्रीज। सिमिलरली आपने देखा प्रेशर जो है वो एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट सिंपली मीन्स अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर मैं एरिया डिक्रीज कर दूं तो प्रेशर इंक्रीज होगा। राइट, इसी को हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? हमारी डेली लाइफ में, जब हम लोग स्नीकर्स या हील्स को पहनते हैं। जब हम हील्स को पहनते हैं, बेसिकली गर्ल्स जब हील्स को पहनती है, तो उसमें क्या होता है? हील जो है उसके नीचे का अगर आप एरिया देखोगे वो बहुत कम हो जाता है। कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है। बट जब आप स्नीकर्स पहनते हो तो आपका जो एरिया है वो क्या हो गया है? वो ज्यादा हो गया। जैसे आपका एरिया ज्यादा हो गया, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? कि आपका प्रेशर जो है वो कम हो गया है। ऑल राइट, सो दीज आर द टू रिलेशन बिटवीन प्रेशर। फोर्स, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर आपको P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए याद है तो आप इजीली इसका रिलेशन निकाल सकते हो। ओके, नाउ लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल। एक सॉलिड ब्लॉक है मेरे पास जो कि रेस्ट कर रहा है फ्लोर पे। अगर मैं इसको स्मॉलर एरिया पे लाइक दिस उसको मैं रेस्ट करवाऊं तो क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट वहीं पे अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में, इसको अगर ऐसे फ्लैट करके ज्यादा सरफेस एरिया पे इसको मैं रेस्ट करवाऊं तो क्या होगा? मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन भी आता है कि देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म पे उसका कितना प्रेशर होगा? ठीक है, वन पोजीशन इज द स्टैंडिंग पोजीशन, इस पे कितना प्रेशर होगा? और दूसरा है कि जो पर्सन है वो यहाँ पे लाई डाउन कर गया है, तो अब कितना प्रेशर होगा? फोर्स जो है वो पर्सन सेम ही लगा रहा होगा, जो उसका वेट है वही उसका फोर्स है। ठीक है, अपना जो वेट होता है वही हमारा फोर्स भी होता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है तो। अब अगर हम इस वाले एरिया में देखें तो ये सिर्फ इतने ही एरिया को यूज कर रहा है टू अप्लाई द फोर्स। सो एरिया इज लेस ओवर हियर, फोर्स इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, दोनों ही केस में क्या है? फोर्स सेम है। और इस वाले में देखिए हम सेकंड वाले केस में जिसमें वो रेस्ट कर रहा है, तो रेस्टिंग पोजीशन पे आप देखोगे एरिया जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो एरिया इज मोर। सो नाउ फोर्स क्या होता है आपका? अगर आपका प्रेशर जो है, फोर्स अगर सेम है तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसमें आपका एरिया कम है, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी इस वाले जगह पे, इस वाले प्लेटफॉर्म पे प्रेशर विल बी मोर एज कंपेयर टू द रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज पे क्या है? एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसमें आपको फोर्स एरिया सब गिवन होता है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट इट। कई बार डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है, देयर इज एन पर्सन हु इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, वन पर्सन इज इन रेस्टिंग पोजीशन, कौन ज्यादा प्रेशर को अप्लाई कर रहा है? तो स्टैंडिंग पोजीशन वाला हमेशा ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करता है। अब देखो एप्लीकेशन क्या है हाई प्रेशर की। तो जो आपका शार्प नाइफ होता है उसका जो स्मॉल सरफेस एरिया होता है, स्मॉल सरफेस एरिया होने की वजह से ही आप क्या करते हो? इजीली किसी भी चीज को कट कर सकते हो। राइट, जब भी हम चाकू से काटते हैं तो हमेशा उसकी धार वाली साइड को यूज करते हैं, ना कि ब्लंट वाली साइड को। शार्प एज को यूज करने का मीनिंग ही यही है कि आप उसके स्मॉल सरफेस एरिया को यूज कर रहे हो सो दैट हाई प्रेशर कैन बी एक्सर्टेड ओवर हियर टू कट द वेजिटेबल्स और मीट और एनीथिंग।
सिमिलरली जो आपके नेल्स होते हैं, नीडल्स होते हैं, पिंस होते हैं, इनके पास भी क्या है, शार्प एंड होते हैं जिसका सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट आप जो भी फोर्स लगाते हो वो क्या करेगा, सीधा उसके हेड पे लगता है एंड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दे कैन इजीली पियर्स इनटू द वुड, इजीली इंसर्ट हो जाएगा उसमें। इसी तरह से आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग जो फुटबॉलर के बूट होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ही स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है विद द ग्राउंड। एज अ रिजल्ट प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है एंड इट विल बी इजी फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड विच गिव देम एक्स्ट्रा ग्रिप। वो फिसलते नहीं है, राइट, उनकी ग्रिप अच्छी बन जाती है बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ हाई प्रेशर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लो प्रेशर। लो प्रेशर की अगर हम बात करें तो जब स्काईज होते हैं, जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्कीज का यूज करते हैं जिसमें बहुत लार्ज एरिया होता है। ये लार्ज एरिया क्या करता है, आपका प्रेशर को रिड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट वो स्नो के अंदर सिंक नहीं होते हैं। उसी तरह से आपके जो ट्रैक्टर होते हैं वो सॉफ्ट ग्राउंड पे मूव करते हैं। इनके जो टायर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, दे आर वेरी वाइड। व्हाई? बिकॉज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड, एज अ रिजल्ट दे वोंट बी सिंकिंग इनटू द ग्राउंड। सिमिलरली जो आपके बैग्स होते हैं, आपके बैग्स बहुत हैवी हो जाते हैं, राइट, तो इसीलिए आपको क्या मिलते हैं, वाइड शोल्डर पैड मिलता है ताकि आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए। प्रेशर डिक्रीज होगा तो आप उसे इजीली कैरी कर पाओगे। क्लियर विद दिस? कमिंग टू योर लिक्विड, क्या लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करते हैं? सो यस, डेफिनेटली यस, हमेशा आप यस बोलोगी। जो लिक्विड होता है किसी कंटेनर में जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना वेट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू पुट माई फिंगर ओवर द एंड ऑफ अ टैप, जब वो टर्न ऑन है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को फील कर सकते हैं जो कि वाटर का है ना। ऐसा आप लोगों ने करा भी होगा बचपन में, आपको एक प्रेशर फील होता है, तो वो क्या है आपका, इसी को हम बोलते हैं लिक्विड प्रेशर। ठीक है, लिक्विड जो प्रेशर है वो कहाँ एग्जर्ट करता है, कैसे एग्जर्ट करता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो इसको एक बार समझ लो। लिक्विड एग्जर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर है उसके वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। लिक्विड एग्जर्ट करता है प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, डिपेंड करता है कितनी हाइट पे आपका लिक्विड है। इन सब का एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। लिक्विड जो है हमेशा साइडवेज में एग्जर्ट करता है प्रेशर को। अगर सेम हाइट पर है लिक्विड तो वो सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है, और जितना हम डेप्थ में जाते हैं उसका प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। इससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी है, देख लो। एक लिक्विड है जो कि एग्जर्ट करता है प्रेशर को ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यू कैन सी हाउ इट इज गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एज अ रिजल्ट आपको ये बलून जो है वो क्या दिख रहा है, ये आपको बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, फूलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। सेकेंड इज कि जो आपका लिक्विड है वो एग्जर्ट करता है प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर। तो मैंने क्या करा, ये जो बॉटम है यहाँ पर मैंने एक बलून लगा दिया है। अब जैसे जैसे आपका लिक्विड है उसमें जितना ज्यादा हमने लिक्विड को फिल करते चलेगा, यू कैन सी कि किस तरह से आपका प्रेशर जो है, प्रेशर की वजह से आपका बलून जो है वो फूल गया है। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट जो इसमें आता है कि लिक्विड जो है एग्जर्ट करता है इक्वल प्रेशर का एट द सेम हाइट। मैंने एक बॉटल ली, उसमें क्या करा, सेम हाइट पर आई हैव मेड होल्स। नाउ आई कैन सी कि जो भी इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, लिक्विड जो बाहर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है। अब देखते हैं डेप्थ के साथ कैसे इंक्रीज होता है आपका लिक्विड प्रेशर। तो नाउ आई हैव मेड 3 होल्स ओवर हियर, होल ए, होल बी एंड होल सी। होल ए सबसे ऊपर है, होल बी उससे थोड़ा नीचे है, होल सी सबसे ज्यादा नीचे, यानी कि इसका जो डेप्थ है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। होल ए की बात करें तो इसमें से आप देख सकते हो जो वाटर है वो कम प्रेशर से आ रहा है, एज अ रिजल्ट ये कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बी वाला जो होल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा कर रहा है, सी वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। दैट मीन्स ग्रेटर ऑफ द, आप ये कह सकते हो कि ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका प्रेशर हाई हो जाएगा। ऑलराइट, इसका यूज कहाँ होता है, इन बिल्डिंग द डैम्स। जो आपके डैम्स होते हैं वो ऊपर से कैसे होते हैं, पतले होते हैं, बट नीचे जैसे जैसे आप जाते जाते हो ये इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब आपका वाटर आना है वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू एक्सर्ट द प्रेशर। ऊपर क्या है आपका लो प्रेशर है, बट नीचे की तरफ आपका क्या है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है। ये दीवार टूटे नहीं डैम की, इसीलिए क्या करते हैं, नीचे की तरफ से ये काफी थिक होता है, ऊपर क्या होता है आपका काफी लो होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि why the
वाई द डैम्स आर थिकर एट द बॉटम, तो आपका उसका रीजन क्या देना है, क्योंकि वाटर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है विद द डेप्थ। यू कैन मेक अ डायग्राम ऑल्सो। जैसे आपका लिक्विड ने प्रेशर एक्सर्ट करा है, सिमिलरली आपका एटमॉस्फेयर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसा प्रेशर है जो कि एयर हमारे चारों तरफ जो प्रेजेंट है वो हमारे ऊपर अप्लाई करता है। एयर का अपना वेट है तो वो क्या करेगा, हमारे ऊपर एक प्रेशर को अप्लाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है, ठीक है, ये कुछ हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर और इसका एरिया भी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया आप निकाल सकते हो कितना है, 10 इंटू 10 इट विल बी बिकम योर 100, और इसकी हाइट कितनी है वो भी 10 है, तो अराउंड कितना हो गया इसका नेट वेट 1000 किलो। ठीक है, इतना हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर एयर हम पे इतना प्रेशर लगाती है तो हम जो है क्रश क्यों नहीं हो जाते। देखो जो एयर हमारा फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या कर रहा है, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमारी बॉडी में जितना कि एटमॉस्फेयर हम पे एक्सर्ट कर रही है। तो हमारी बॉडी को देख लेते हैं एक बार और एटमॉस्फेयर को देखते हैं। ये हमारे चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, ये हमारी क्या है, बॉडी है। एटमॉस्फेयर ने हम पे लेट अस सपोज 10 पास्कल का वेट लगाया, प्रेशर लगाया, हमारी बॉडी ने भी क्या किया 10 पास्कल का प्रेशर लगाया, तो दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। एज अ रिजल्ट इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हम क्रश होने से बच गए। नाइस ना, वरना अदरवाइज हम लोग क्रश हो जाते। सो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो हम पे प्रेशर लगाता है, सेम प्रेशर हमारी बॉडी फ्लूइड्स भी हमारी बॉडी पे लगाती है, so that it can cancel the atmospheric pressure. That is why we does not get crushed under this pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसको हम बैरोमीटर की मदद से मेजर करते हैं और इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज मिलीमीटर Hg में इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। एयर जो है क्या ये सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है, सो यस, जैसे आपका लिक्विड है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर में प्रेशर लगा रहा था, सिमिलरली जो आपका एयर है वो सभी डायरेक्शन में आपका प्रेशर को एक्सर्ट करता है। स्टीम इनसाइड द बॉटल जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसने क्या करा है, आपकी बॉटल को कंडेंस कर दिया है, राइट। जो बॉटल है उसके अंदर बहुत कम अब एयर बची हुई है। एज अ रिजल्ट जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जब वो बाहर से उसने अप्लाई करा, अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होने की वजह से आपकी बॉटल क्रश हो गई है। ऑलराइट, सो एयर जो है वो कैसे प्रेशर लगाता है, इट इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या क्या फैक्टर है जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है आता है आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, जितना ज्यादा हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, आपका एयर जो है वो थिन होता चला जाता है। थिन हो जाएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो आप लोगों ने अपनी क्लास 7 में पढ़ा है कि एयर जो है एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग, तो एयर जैसे जैसे एक्सपैंड करेगी हीटिंग में इसका जो डेंसिटी है वो कम होता हुआ चला जाएगा, यानी कि इसके पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर फैल जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर आता है आपका तीसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर जो है वो एयर के कंपैरिजन में लाइटर होते हैं, इसीलिए जो आपकी ह्यूमिड एयर होती है वो लाइटर होती है देन द ड्राई एयर। जब जब आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है एयर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ माउंटेन, एक पर्सन जो है वो नीचे है, दिस इज पर्सन ए, एक पर्सन है ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑलमोस्ट ये क्लाइम कर रहा है, ऑप्शन ही इज पर्सन नंबर बी। नाउ यू नीड टू टेल मी कौन सा पर्सन जो है वो ज्यादा प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सपीरियंस करेगा। सो जो पर्सन बी है वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज कंपेयर टू पर्सन ए, बिकॉज पर्सन ए कहाँ है, उसके ऊपर जो वेट है आपका एयर कॉलम का वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर बी, पर्सन बी। पर्सन बी जो है वो कहाँ है, उसका अल्टीट्यूड हाई है, एज अ रिजल्ट उसको प्रेशर क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, कम प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है, आपका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर, जो हम बचपन में देखते हैं सिरिंज, राइट।
सिरिंज जो है जब हम इसके पिस्टन को पुल अप करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है। जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिलेंडर के अंदर डिक्रीज हो जाएगा तो आउटसाइड का जो लिक्विड का प्रेशर है वो इस पे अपने इसको अप्लाई करने लगेगा, वो ज्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वो लिक्विड को धक्का देगा टू मूव इनसाइड द सिरिंज। एज अ रिजल्ट आपका जो सिरिंज है वो फिल हो जाता है विद दैट लिक्विड। इसी को ही यूज करते हैं डॉक्टर कहाँ पर, टू गिव यू इंजेक्शंस। ठीक है, कमिंग टू द स्ट्रॉ, हम सब लोग स्ट्रॉ का यूज करते हैं राइट, टू सक एनी ऑफ द लिक्विड। तो जो पर्सन है जो सक करता है थ्रू द स्ट्रॉ, वो क्या करता है, वो प्रेशर को स्ट्रॉ के अंदर कम करता है। जैसे ही आपका प्रेशर कम होगा, आउटसाइड का प्रेशर इज मोर, तो वो क्या कर देगा, वाटर को फोर्स करेगा या लिक्विड को फोर्स करेगा टू मूव इनसाइड द स्ट्रॉ कंसिक्वेंटली, एंड फाइनली आपके पास कहाँ पहुंच जाएगा, आपके माउथ तक वो पहुंच जाएगा, यू कैन एंजॉय योर जूसेस। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज योर सकर हुक और द रबर हुक। ये रबर हुक क्या होते हैं, बेसिकली these rubber sucker are the one which is going to be pressed into a place। जहां पे भी मैं इसको लगाऊंगी वहां से क्या करेगा, उस एयर को ये क्या करेगा, फोर्स आउट कर देगा कि वहां से वो सारी एयर हट जाए। एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर आपका वेरी वेरी लो प्रेशर हो जाता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो क्या करता है, इस सकर को पुश करता है और एज अ रिजल्ट ये आपके वॉल से चिपक जाता है। देन यू कैन यूज इट फॉर हैंगिंग एनी ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स। All right, so these are the 3 applications of your atmospheric pressure जहाँ पे हम इसको use करते हैं। So that's all for the chapter force and pressure. All right, if you have any doubt you can drop it in the comment section. I will answer you, I will reply you over there and we'll get it sorted. All right, so I hope you learn this lesson and that's all for the day. I hope you have understood all the concepts, so don't forget to like the channel and subscribe the channel for more of the videos. Stay tuned, stay updated. Bye bye everyone.